स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAED में। आज हम पढ़ेंगे रनिंग पेमेंट के बारे में एंड रनिंग अकाउंट पेमेंट के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं रनिंग पेमेंट क्या होता है। जब संतोषजनक ढंग पर चल रहे निर्माण कार्य की नियमानुसार पैमाइश करके तथा माप पुस्तिका में चढ़ाकर भुगतान किया जाता है तो इसे चालू या अंतरिम भुगतान, रनिंग पेमेंट और पेमेंट ऑन अकाउंट पेमेंट कहते हैं। प्रत्येक चालू बिल से ठेका अनुबंध के अनुसार 10% राशि प्रतिभूति जमा करके रूप में काट ली जाती है। चालू लेखा भुगतान, रनिंग अकाउंट पेमेंट, जब ठेकेदार को उसकी सुविधा अनुसार निर्माणाधीन कार्य पर इसकी पैमाइश किए बगैर भुगतान किया जाता है तो इसे चालू लेखा भुगतान कहते हैं। इस दशा में अंतिम निपटान कार्य पूर्ण हो जाने पर किया जाता है। चालू भुगतान और चालू लेखा भुगतान में केवल यह अंतर है कि चालू भुगतान में कार्य पूर्ति का माप लेकर और उसे माप पुस्तिका में दर्ज करके भुगतान किया जाता है, जबकि चालू लेखा भुगतान में निर्माण पूर्ति तो मौके पर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, परंतु भुगतान उसकी पैमाइश किए बगैर अनुमान के आधार पर कर दिया जाता है। अंतिम भुगतान, फाइनल पेमेंट, जब ठेके की शर्तों के अनुसार समस्त निर्माण कार्य अथवा सप्लाई पूर्ण हो जाने पर अंतिम बार भुगतान किया जाता है तो यह अंतिम भुगतान कहलाता है। इस भुगतान में ठेकेदार को कार्य से संबंधित सभी देय सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अंतिम बिल बनाते समय ठेकेदार से जो भी कटौतियाँ करनी है ध्यान से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुकने के पश्चात ठेकेदार से बकाया राशि यदि कोई वसूल करने में दिक्कत आती है तो ठेकेदारों को देय अग्रिम भुगतान यानी एडवांसेस पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। सामान्यतः ठेकेदार को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, परंतु विभाग तथा कार्य के हित में कुछ परिस्थितियों में ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। फिर भी ध्यान रहे, सभी अग्रिम भुगतान प्रभारी अभियंता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर तथा उसके विवेक पर दिए जाते हैं। अग्रिम, जमानती अग्रिम, खुदरा अग्रिम। अग्रिम क्या होता है? यह एक प्रकार का चालू लेखा भुगतान ही होता है। कार्य की प्रगति पर कुछ निर्माण हो जाने पर किसी कारणवश उसकी पैमाइश ना की जा सके, जैसे माप प्रभारी अभियंता अथवा उसकी माप पुस्तिका उपलब्ध ना हो, तो ठेकेदार की लिखित प्रार्थना पर उसे अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। इस भुगतान का यथाशीघ्र माप लेकर ठेकेदार के बिल में समंजित कर देना चाहिए। ठीक, यह अग्रिम किसी उत्तरदायी अधिकारी के यह प्रमाण पत्र देने पर दिया जाता है कि अग्रिम भुगतान की राशि मौके पर किए गए कार्य की लागत से अधिक नहीं है। ठेकेदार को अधिक भुगतान, ओवर पेमेंट अथवा गलत भुगतान हो जाने की स्थिति में प्रमाण पत्र देने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसका उत्तरदायी होता है। अग्रिम भुगतान के लिए प्रमाण पत्र उपखंड अधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा ही दिया जा सकता है। अंतिम भुगतान किसी भी स्थिति में बिना पैमाइश लिए नहीं किया जा सकता, जैसे जमानती अग्रिम, सिक्योर्ड एडवांसेस। यह अग्रिम धन ठेकेदार को कार्यस्थल पर वास्तविक रूप में एकत्रित की गई निर्माण सामग्री जो ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से ने उपलब्ध करनी है और जिनका उपयोग उसी कार्य के अंतर्गत होना है की जमानत पर दिया जाता है। यह अग्रिम केवल अनाश्वान सामग्री जैसे इस्पात, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि पर ही दिया जा सकता है। सीमेंट, चूना, रेत, कंकड़ आदि नश्वर पदार्थ माने जाते हैं। कोयले की जमानत पर कोई अग्रिम नहीं दिया जाता। यह उपरोक्त दोनों ही वर्गों में नहीं आता। जमानती अग्रिम अनाश्वान सामग्री के मूल्य का 75% तक ही दिया जा सकता है। भुगतान से पूर्व अधिशासी अभियंता को ठेकेदार से निम्नलिखित इकरारनामा एग्रीमेंट लेना आवश्यक है।
जमानती सामग्री पर विभाग का अधिकार होगा। ठेकेदार सामग्री का कोई भाग अंश कार्यस्थल से नहीं हटाएगा। इस सामग्री की देखभाल तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सामग्री कम हो जाने पर ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठेकेदार इस सामग्री का किसी अन्य कार्य में जो इस ठेके के अंतर्गत नहीं आता इस्तेमाल नहीं करेगा। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी प्रमाणित करेगा कि जिस सामग्री पर जमानती अग्रिम दिया जा रहा है वह वास्तविक रूप में कार्यस्थल पर आ गई है और उस विभाग का कब्जा है। इस सामग्री पर ठेकेदार को कोई अन्य अग्रिम अथवा भुगतान नहीं किया गया। जमानती सामग्री को इसी प्रकार को पूर्ण करने के लिए ठेकेदार को अगले 3 महीनों के भीतर आवश्यकता रहेगी। जमानती अग्रिम का समंजन जैसे जैसे सामग्री निर्माण कार्य में खपती जाती है, ठेकेदार के चालू बिलों से उपयुक्त सामग्री के मूल्य की वसूली करते जाते हैं और यह वसूली तब तक की जाती है जब तक पूर्ण जमानती अग्रिम धन का समंजन नहीं हो जाता। जमानती अग्रिम में अधिशासी अभियंता का दायित्व, क्योंकि जमानती अग्रिम अधिशासी अभियंता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ही दिया जाता है, अतः उसे आवश्यक सतर्कता बरतते हुए यह अग्रिम स्वीकृत करना चाहिए। जमानती अग्रिम ठेकेदार का कोई हक नहीं है। यह तो कार्य के हित में ठेकेदार की वित्तीय कठिनाई को देखते हुए दिया जाता है, जैसे जमानती अग्रिम के लिए सामग्री का उचित ढंग पर मूल्यांकन करना तथा इसकी चालू बिलों से कटौती सुनिश्चित करना अग्रिम स्वीकृति करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है। खुदरा अग्रिम पेट्री एडवांस क्या होता है? यह अग्रिम अधिकतम 50 रुपये तक होता है, जो कार्य के हित में अत्यंत आवश्यक होने पर प्रभारी अभियंता ठेकेदारों को दे सकता है। खुदरा अग्रिम हस्त रसीद हेड रिसिप्ट पर दिया जाता है। पहला, विभिन्न भुगतानों के लिए निर्धारित बिल फॉर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट। ऊपर वर्णित विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए अलग अलग प्रकार के बिल प्रपत्र प्रयोग किए जाते हैं। इससे समान प्रकार के भुगतानों का लेखा रखने में सुविधा रहती है और बिल से संबंधित सभी आवश्यक आंकड़े व सूचनाएं भरने में आसानी रहती है तथा किसी मद पर 2 बार भुगतान हो जाने की संभावना कम हो जाती है। और पहचान के लिए चालू भुगतान के प्रपत्र सफ़ेद तथा अंतिम भुगतान के सभी प्रपत्र पीले रंग के पत्र पर छापे जाते हैं। सामान्यतः बिल खंड उपखंड के लेखा अनुभाग द्वारा माप पुस्तिका की पैमाइश के आधार पर तैयार किए जाते हैं और आवश्यक जांच की जाती है। मुख्य बिल फॉर्म तथा उनका प्रयोग निम्नलिखित है। बिल का प्रकार प्रयोग। प्रथम एवं अंतिम बिल, फर्स्ट एंड फाइनल बिल। जब कार्य अथवा सप्लाई पूर्ण हो जाने पर भुगतान एक ही बार किया जाता है। चालू खाता बिल, लेखा बिल ए। यह फॉर्म केवल निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए निम्न 2 स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अग्रिम भुगतान के बाद किए जाने वाले चालू भुगतान के लिए। यह फॉर्म केवल निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए निम्नलिखित 2 स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जमानती अग्रिम के लिए, जमानती अग्रिम के बाद तथा बकाया रहने पर किए जाने वाले चालू भुगतान के लिए। ठीक है, फिर है हमारा बिल का प्रकार और प्रयोग। चालू लेखा बिल सी, रनिंग अकाउंट बिल सी। यह फॉर्म कार्य अथवा सप्लाई के चालू भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। जब ठेकेदार को अग्रिम या जमानती अग्रिम देना है अथवा पूर्व अग्रिम बकाया है, यह फॉर्म प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक मुश्त ठेके का चालू बिल। एक मुश्त ठेके के अंतर्गत चालू बिल यदि कोई किया जाता है तो के लिए एक मुश्त ठेका का अंतिम बिल। एक मुश्त ठेके के अंतर्गत भुगतान के लिए हस्त रसीद या दस्ती रसीद। ऐसे सभी भुगतानों तथा अग्रिम के लिए जिनके लिए उपयुक्त वर्णित फॉर्म उपयुक्त नहीं है। 10 से कम के सभी भुगतान भी हस्त रसीद प्रपत्र पर किए जाते हैं। नए नियम के अनुसार प्रपत्र 25 तथा 27 समाप्त कर दिए जाते हैं
और प्रपत्र 24 तथा 26 को संशोधित कर दिया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से संशोधित प्रपत्र ही दिए जाते हैं। फिर है प्रतिभूति जमा राशि का लौटाना, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठेकेदार से चालू तथा अन्य बिलों द्वारा काटी गई 10% की दर से प्रतिभूति जमा राशि, जिसमें धरोहर धनराशि भी सम्मिलित होती है, को संतोषजनक ढंग पर कार्य पूर्ण हो जाने के 6 महीने पश्चात अथवा 1 वर्ष ऋतु निकल जाने के बाद लौटा दिया जाता है। परंतु उपयुक्त अवधि में यदि कार्य में कोई दोष प्रकट हो जाता है तो उसे ठेकेदार अपने व्यय पर ठीक कराएगा। और प्रतिभूति जमा धन हस्त रसीद पत्र हस्ताक्षर प्राप्त कर लौटाया जाता है। ठेकेदार का खाता, कॉन्ट्रैक्टर लेटर, ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों, पेमेंट तथा वसूली रिकवरी का पूर्ण ब्यौरा खंड कार्यालय में एक रजिस्टर में रखा जाता है। इसको ठेकेदार का खाता या लेजर कहते हैं। ठेकेदार को एक ही कार्य का भूल से पुनः भुगतान न हो अथवा गलत भुगतान को रोकने के लिए अभिलेख आवश्यक है। लेजर की शुद्धता तथा जांच की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता की रहती है। ठेकेदार को किसी कार्य के अंतर्गत अंतिम भुगतान करने से पहले ठेकेदार के खाते की जांच कर लेनी चाहिए ताकि उसको दिए गए किसी सामान की लागत की वसूली ना रह जाए। ठीक है, देखो उन्होंने चार्ट बना के यहाँ पे समझाया हुआ है फर्स्ट बिल एंड फाइनल बिल के बारे में। रनिंग अकाउंट, चेला, चालू खाता। ठीक है, तो ये देखिएगा। इसके बाद हमारा कार्य रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ वर्क्स क्या होता है। प्रत्येक कार्य पर प्रति वर्ष किए गए खर्च का पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे कार्य रजिस्टर कहते हैं। यह अभिलेख खंड कार्यालय में रखा जाता है। कार्य रजिस्टर में कार्य के लिए स्वीकृत मूल पुनरीक्षित एस्टीमेट की राशि दर्ज की जाती है और प्रति माह हुए खर्चे को दर्ज किया जाता है। खंड का लेखा प्रति माह महालेखाकार को भेजने से पूर्व इस रजिस्टर को पूर्ण कर लेना आवश्यक है। खंड अधिकारी अधिशासी अभियंता कार्य रजिस्टर से अपने खंड में हो रहे व्यय की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है और खर्च पर नियंत्रण रखने में अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो पाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर नंबर 19 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 20, रेलवे तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य, डीलिंग्स विद रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट। अब हम रेलवे में पढ़ेंगे CMAED के बारे में। लोक निर्माण विभाग में निर्माण तथा अनुरक्षण कार्य हेतु विभिन्न सामग्रियां बड़ी मात्रा में दूर स्थित कंपनियों व उत्पादकों से मंगवानी पड़ती हैं अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी होती हैं। इसके लिए रेलवे विभाग तथा सड़क परिवहन कंपनियों से संपर्क करना होता है, क्योंकि खुश्की के रास्ते, लैंप रोड्स, माल लाने ले जाने के यही 2 उपयुक्त, विश्वसनीय, सर्व उपलब्ध तथा सस्ते माध्यम हैं। बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए तो विभाग तथा निर्माण एजेंसियां अपने निजी वाहन रखते हैं और सिंचाई विभाग तो बड़े बांधों, डैम्स के निर्माण स्थल तथा सामग्री पहुंचने के लिए फीडर रेल लाइन भी डाल देता है। फिर भी फैक्ट्रियां तथा सप्लायरों से रेलवे एवं सड़क द्वारा आवश्यक माल आता ही रहता है। इसीलिए एक इंजीनियर को रेलवे तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा माल भेजने तथा माल छुड़ाने की प्रक्रिया संबंधी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। टर्म्स यूज्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि माल, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। जो सामान रेल द्वारा भेजा जाता है उसे माल कहते हैं। यह सुविधा अनुसार माल अथवा सवारी गाड़ी से भेजा जा सकता है। माल को भेजते समय रेलवे के नियमों के अनुसार इसकी पैकिंग करनी होती है तथा माल की किस्म तथा अन्य विवरण देना होता है। रेलवे विभाग के विस्फोटक व ज्वलनशील सामग्री तथा पशु आदि भेजने के विशेष नियम व शर्तें हैं। माल भाड़ा, फ्राइट। माल भेजने पर रेल विभाग भाड़ा चार्ज करता है।
यह भाड़ा माल भेजते समय, टाइम ऑफ बुकिंग अथवा माल के गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर इसे छुड़ाते समय टाइम ऑफ डिलीवरी अदा करना होता है। माल बाबू, माल गोदाम, माल गाड़ी इसी से संबंधित शब्दावली है। ठीक है, इसी से संबंधित शब्दावली है। तो इसी शब्दावली को हमने पढ़ा है, समझा है। ठीक है, फिर हमारा माल प्रेषक कंसाइनर। जो व्यक्ति माल बुक कराता है उसे माल प्रेषक भेजने वाला कहते हैं। यह व्यक्ति माल को भली भांति पैक करके और निर्दिष्ट प्रपत्र फॉरवर्डिंग नोट भरकर रेलवे के स्टेशन पर माल बाबू के हवाले कर देता है और इसकी रसीद प्राप्त करता है। इसे बिल्टी रेलवे रिसिप्ट आरआर कहते हैं। माल प्राप्तकर्ता कंसाइन। जिस व्यक्ति के नाम पर माल बुक किया जाता है उसे माल प्राप्तकर्ता पाने वाला कहते हैं। गंतव्य स्थान पर प्राप्तकर्ता माल छुड़ाने के लिए माल प्रेषक द्वारा भेजी गई रेलवे रसीद पेश करता है। यदि माल भाड़ा देय है तो उसका भी भुगतान करता है। माल की टूट फूट, क्षति होने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति के लिए रेल विभाग से लिखा पढ़ी भी यही व्यक्ति पाने वाला करता है। अग्रेषण पत्र। माल भेजने वाला व्यक्ति माल का पूर्ण विवरण एक फॉर्म भरकर देता है। इसे अग्रेषण पत्री फॉरवर्डिंग नोट कहते हैं। अग्रेषण पत्री में निम्नलिखित सूचना दी जाती है। गंतव्य स्टेशन का नाम व रेलवे जोन, प्रेषक का नाम व पता, प्राप्तकर्ता का नाम व पता, मदों की संख्या तथा भार, माल का विवरण तथा उस पर लगाया गया निजी पहचान चिन्ह यदि कोई है। माल भाड़ा प्रदत्त, फ्लाइट पेड या भाड़ा देय, फ्लाइट टू पे। माल प्रेषक की जोखिम अथवा रेलवे की जोखिम पर किस प्रकार भेजना है। माल की पैकिंग रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार अथवा नहीं। मूल्यवान सामान रेलवे द्वारा भेजते समय उस सामान का मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी द्वारा बीमा करा लेना उचित रहता है। अग्रेषणी पत्र फॉरवर्डिंग नोट 370 पर दी गई है। फिर है हमारा रिस्क। मान भेजने जाने पर रास्ते में इसकी टूट फूट को संभावना बनी रहती है। इसकी जोखिम कौन उठाएगा। यह जोखिम दो प्रकार की होती है। प्रेषक की जोखिम, रेलवे की जोखिम। प्रेषक की जोखिम की दशा में रेलवे विभाग की रास्ते में माल की टूट फूट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। केवल माल खो जाने पर विभाग उत्तरदायी होगा। जब माल रेलवे की जोखिम पर भेजा जाता है तो रास्ते की टूट फूट के लिए रेल विभाग जिम्मेदार होता है और क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य होता है। रेलवे की जोखिम पर माल भेजने में अधिक भाड़ा देना पड़ता है। फिर है बिल्टी या रेलवे रसीद, रेलवे रिसिप्ट आरआर। माल बुक करके माल बाबू प्रेषक को एक रसीद देता है। इसे बिल्टी या रेलवे रसीद कहते हैं। गंतव्य स्टेशन पर माल छुड़ाने के लिए बिल्टी को पेश करना आवश्यक है। बिल्टी गुम हो जाने पर माल छुड़ाने में पर्याप्त दिक्कत आती है। बिल्टी प्राप्त होते ही इसे पहली डाक से रजिस्ट्री करवाकर माल छुड़ाने वाले व्यक्ति को भेज देनी चाहिए। माल प्राप्तकर्ता बिल्टी देकर तथा माल भाड़ा यदि देय है अदा करके रेलवे से माल छुड़ाता है और माल छुड़ाने में विलंब करने पर रेलवे डैमरेज विलंब शुल्क चार्ज करती है। बिल्टी आरआर पर निम्नलिखित विवरण दिया जाता है। प्रेषक का नाम, माल पाने वाले का नाम, नेम ऑफ कंसाइन, बुकिंग स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, माल का विवरण, संख्या, पैकिंग, व्यक्तिगत चिन्ह आदि। माल का वास्तविक भार, एक्चुअल वेट, भार जिस पर भाड़ा देय होगा, चार्जेबल वेट। यह 5 किलो के गुणितों में लिया जाता है। भाड़ा प्रदत्त, फ्लाइट पेड अथवा दे, फ्लाइट टू पे। माल डिलीवरी रसीद, गुड्स डिलीवरी रिसिप्ट जीडीआर। रेलवे मार्ग से न जुड़े हुए मैदानी तथा पहाड़ी स्थानों को सड़क द्वारा माल भेजा जाता है। प्रायः रेल मार्गों से जुड़े नगरों को भी कई बार सड़क परिवहन से माल भेजना सुविधाजनक रहता है। समय भी कम लगता है परंतु सड़क भाड़ा रेल भाड़े से कुछ अधिक है।
सड़क द्वारा माल भेजने के लिए नगरों में अनेक ट्रांसपोर्ट कंपनियां स्थापित हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी माल बुक करके छपे फॉर्म पर एक रसीद देती है, जिसे गंतव्य स्थान पर पेश करके सामान की डिलीवरी ली जाती है और इस रसीद को माल डिलीवरी रसीद कहते हैं, GDR कहते हैं। माल डिलीवरी रसीद में भी मुख्यतः वही प्रविष्टियाँ होती हैं जो रेलवे रसीद पर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त रसीद पर ट्रक पंजीकृत संख्या तथा चालक का नाम भी रहता है। माल डिलीवरी रसीद को माल भेजने वाला डाक द्वारा प्राप्तकर्ता को भेज देता है अथवा प्राप्तकर्ता अपने माल के साथ ट्रक में यात्रा कर सकता है। डैमरेज या विलंब शुल्क। मालगाड़ी के गुड्स यार्ड में लग जाने के बाद वैगन को खाली करने के लिए 6 घंटे 6 आवर ऑफ डे लाइट दिए जाते हैं। जैसे सूर्यास्त होने पर यदि यह सामान कम पड़ जाता है तो शेष घंटे अगले दिन सूर्य उदय होने से गिन लिए जाते हैं। यदि इस अवधि में वैगन खाली नहीं किया जाता तो रेलवे प्रति घंटा विलंब की दर से हर्जाना वसूल करती है। इसे डैमरेज चार्ज या विलंब शुल्क कहते हैं। भारी सामान उतारने के लिए यदि क्रेन की आवश्यकता है तो इसके प्रबंध के लिए स्टेशन मास्टर को समय रहते आवेदन करना होगा। क्रेन का भाड़ा भी माल छुड़ाने वाले को देना होता है। वेयर फेज या घाट भाड़ा। सामान्य छोटे मोटे सामान को जिसके लिए अलग से पूरी वैगन बुक नहीं की गई है, गंतव्य स्टेशन पर माल के गोदाम अथवा रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ जाने पर 24 घंटे के भीतर छुड़ाना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रेलवे के स्थान को अनावश्यक रूप से घेरे रखने के लिए माल प्राप्तकर्ता को दंड किराया देना होता है। ठीक है, इसे वेयरपेज या घाट भाड़ा कहते हैं। अन्य माल के लिए जगह बनाने के लिए वेयरफेज लगाना आवश्यक है। वेयरफेज को स्थल भाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, वेयरफेज से बचने के लिए बिल्टी प्राप्त होते ही प्राप्तकर्ता को रेलवे स्टेशन पर जाकर माल बाबू से संपर्क करना चाहिए और माल ना आने पर प्रतिदिन इसका पता लगाते रहना चाहिए और बिल्टी के पीछे छुपे पर सामान पहुंचने की बात माल बाबू से लिखवा लेनी चाहिए। डैमरेज का वेयरफेज के भुगतान के लिए अधिशासी अभियंता 250 तक और अधीक्षण अभियंता 1000 तक वित्तीय अधिकार रखता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।